नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्री क्रूज गंगा विलास से यात्रा प्रारंभ होने की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रिवर क्रूज के सहारे काशी ने युग के लिए प्रस्थान करने जा रहा है। काशी विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात है। पीएम के नेतृत्व में काशी अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ है। काशी थल और नभ के साथ साथ अब जल मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी यात्री क्रूज गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ चुके हैं। हम आपको ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से। आपको बता दें कि ये वर्चुअली माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं और ये बहुत गर्व की बात है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं। हम आपको ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये एक ऐतिहासिक पल भी होगा और इस क्रूज को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से, वर्चुअल माध्यम क्योंकि वो जुड़े हैं तो वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाषण का अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय। सिर नवाते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा दिन है। देखिए सर्वानंद सोनोवाल जी संबोधित करने जा रहे हैं। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके अति प्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री जो पटना से जुड़े हुए तेजस्वी यादव जी, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहराइच की, जहां डीएम दिनेश चंद्र अचानक सदर एसडीएम सुभाष धामी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस और मानचित्र ऑफिस पहुंचे। डीएम के अचानक पहुंचने से वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में रैंडम बैनामों की जांच के आदेश भी दिए। इसके बाद डीएम मानचित्र कार्यालय भी पहुंचे। वहां पर भी डीएम ने रैंडम तरीके से ही विभिन्न व्यावसायिक भवनों के निर्माण और मानचित्र की जांच के आदेश दे दिए। डीएम ने बताया कि
प्रयागपुर तहसील में शिकायत मिली थी कि बिना पैसे दिए एक व्यक्ति की जमीन धोखे से बैनामा करा ली गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले अन्य तहसीलों में भी ना हो और इसके लिए ही रैंडम मामलों को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। तहसील दिवस प्रयागपुर में 2 प्रकरण मेरे संज्ञान में आए थे, जिनमें बैनामे में खाता संख्या अकाउंट नंबर देकर प्रतिफल को दिए जाने का उल्लेख करते हुए बैनामा कराया गया था। जबकि शिकायत तहसील में ये आई कि जो खाता और अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें पैसा नहीं आया है और बैनामा करा लिया गया है। उसने विक्रेता के खिलाफ एक प्रकार से 420 की है। तो इसी प्रकार के मामले अन्य तहसीलों में ना हो, उसको रैंडमली चेक करने के लिए मैंने कुछ बैनामे लिए हैं, उसकी जांच करा रहा हूं। उसमें देखता हूं कि ऐसा कोई प्रकरण तो नहीं है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन नगर निगम की ओर से ये आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐतिहासिक इमामबाड़ा में 14 जनवरी को होगा आयोजन। लखनऊ के पतंगबाजों को किया गया है आमंत्रित। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मकर संक्रांति को लेकर आयोजन की यहां पर तैयारी की जा रही है। आयोजन को लेकर हम आपको बड़ी जानकारी बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन किया जा रहा है और इसमें लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। ऐतिहासिक इमामबाड़ा में 14 जनवरी को आयोजन होगा। लखनऊ के पतंगबाजों को इस आयोजन में आमंत्रित भी किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन नगर निगम की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम पतंगबाजों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। इमामबाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी को लेकर तमाम पतंगबाजों को इसमें आमंत्रित किया गया। तो खबर बरेली से, जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इकबाल हैदर ने मुनीर अहमद को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया। आपको बता दें कि बरेली पहुंचे मुनीर अहमद ने कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। वहीं महानगर अध्यक्ष मुनीर अहमद ने कहा कि जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल हैदर ने दी है उसका वो पूर्णतः निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो योजना बीजेपी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाई जाती है और अल्पसंख्यकों के लिए जो जारी की जाती है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के लिए हम जो योजनाएं जो गवर्नमेंट से मतलब आती है, जो बीच में रुक जाती है, वहां तक नहीं पहुंचती है समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, तो उसके लिए हम जो है योजनाओं को कोशिश करेंगे कि हमारे समाज तक पहुंचे और उसका फायदा हो जनता को। और हमें कोई अगर दिक्कत होती है तो अपने मंत्री साहब से बात करेंगे, इकबाल हैदर साहब से, उनसे बात करके वो आगे फिर बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे जितनी मतलब जो भी योजनाएं या जो भी उनसे मिलता है सब वो जनता तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी जो पार्टी है अल्पसंख्यक परिषद, ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। हम चाहते हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम अपने पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। जहां तक हम कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। तो बहराइच के नानपारा वन रेंज के पाठक पूर्वा में 4 महीने के शावक का शव बरामद हुआ और इस मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ बहराइच संजय शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम 3 पशु डॉक्टरों की पैनल टीम के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि जिसमें ये निकलकर सामने भी आया है कि इस शावक की मौत आपसी संघर्ष में हुई है। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव का दाह संस्कार भी कर दिया है। जो शावक है तेंदुए का, इसकी उम्र लगभग 4 से 4.5 माह है और वजन उसका 10 किलो होगा। वो मृत पाया गया, कल सूचना मिली। उसको सूचना पे स्टाफ गया, वहाँ से लेके पंचनामा करके आया बहराइच और यहाँ पे
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 3 पशु चिकित्सकों का पैनल बना के उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि आपसी संघर्ष के कारण उसके चोट लगी, जिसके कारण वो घायल हुआ, मृत हो गया। तो बाराबंकी जिले में सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव की ओर से जिले में 9 जनवरी से एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जो 3 महीने तक चलेगा। सीएमओ ने बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि कोई बच्चा टीके से वंचित ना रह पाए। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी तक 19,955 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। के द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है 3 महीनों के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च में। जनवरी में 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक ये अभियान चलेगा, विशेष टीकाकरण का अभियान। बेसिकली ये MR कैंपेन है, इसमें मेजल्स और रूबेला के टीके लगाने का प्रावधान है, लेकिन हम इसमें सभी टीके कवर कर रहे हैं। 0 से 5 वर्ष के जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं जो कि जनपद में लगभग 42 से आ रहे हैं, उन सभी को कवर कर रहे हैं। उन सभी का टीकाकरण हमारे द्वारा किया जाएगा, जिनमें कि 3 महीनों में 12-12 दिन के कैंपेन है, अलग अलग डेट्स में। जनवरी में जैसा कि मैंने बताया कि 9 से 20 तारीख तक, फरवरी में 13 से 24 तक और मार्च में 13 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। फर्रुखाबाद में कई जगहों पर हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला फर्रुखाबाद से, जहां उनके पास से लाखों का माल बरामद किया गया। चोरों के पास से एक कार भी मिली है। आपको बता दें कि इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने घटनाओं का खुलासा करने के लिए जवानों को निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि जिसके चलते फर्रुखाबाद पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए। तो पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस इलाके में चोरी की घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसी को देखते हुए पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। चोरों को गिरफ्तार किया गया। 4 चोर पुलिस की अब गिरफ्त में है और जिनके पास से एक कार भी बरामद की गई है और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। एक अंतर जनपदीय चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसके 4 सदस्य, जिनका नाम अबिक सद्दाम, अबिक सादिक, अबिक नबीब और अबिक इमानुद्दीन है, जो कि जनपद बदायूं के रहने वाले हैं और इनका अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनका एक पूरा गैंग है जो रेकी करके सुनारों की दुकानों को और अच्छे घरों को निशाना बनाता है। हमारे जनपद में भी इनके द्वारा 6 स्थानों पर चोरी की गई थी, जिनके संबंध में 4 मुकदमे थाना नवाबगंज और जहानगंज में लिखे गए थे। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प ले और नफरत की राजनीति खत्म हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार को बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरे और कितने लोगों को रोजगार मिला। जब सरकार के खजाने में इतना पैसा है, सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है और GST भी ज्यादा सरकार को मिल रहा है, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो आखिरकार पैसा किसके लिए रखा है? ये सरकार ने सरकार को ज्यादा से ज्यादा और जितने का नुकसान हो, जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। और अगर प्लांट की वजह से ये दरारें आ रही हैं, NTPC के प्लांट की वजह से ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो सरकार को तुरंत NTPC के प्लांट को बंद कर देना चाहिए और इस तरह के कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कच्चे पहाड़ पे नहीं होना है। भारत का इतिहास तभी ठीक होगा जब भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सोशल मीडिया टीम में क्या बदलाव किया गया समाजवादी पार्टी? ये पार्टी बैठ कर के तय करेगी कि इस सोशल मीडिया को चलाने के लिए और समय समय पे जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
तो मथुरा के तैयापुर गांव में उस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के कुछ लोगों में विवाद खड़ा हो गया जब अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मस्जिद निर्माण के कार्य को रुकवाने के लिए पहुंच गए। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 2007 में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और मस्जिद निर्माण कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने लगातार इसका विरोध किया, जिसके चलते मस्जिद का पूरा निर्माण नहीं हो सका। मस्जिद निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें भी मथुरा से दिखा रहे हैं। हालांकि आरोप है कि जमीन हड़पने को लेकर भी यहां पर बात सामने आ रही है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले भी इस मस्जिद निर्माण के काम को करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विवाद की वजह से, बवाल की वजह से बीच में ही ये अधूरा रह गया था। लेकिन एक बार फिर से ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। ये मथुरा से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी में 22 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं और इसमें मुजफ्फरनगर के एसएसपी समेत कई जिलों के एसपी बदले हैं। आपको बता दें कि डीसीपी आगरा कमिश्नरेट सोनम कुमार का तबादला हुआ। संजीव सुमन मुजफ्फरनगर के नए एसएसपी बने हैं। कासगंज के नए एपी सौरभ दीक्षित बने हैं। संजय कुमार इटावा के एसएसपी होंगे। प्राची सिंह श्रीवास्ती जिले की कप्तान बनाई गई हैं। जालौन के एसपी ईरज राजा बनाए गए हैं। साथ ही रवि कुमार डीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट होंगे। बीबीजीटीएस मूर्ति कानपुर देहात के एसपी बनाए गए। दीपक भुकड़ हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। केशव कुमार बलरामपुर के एसपी होंगे। सत्यजीत कुमार गुप्ता संत कबीरनगर के एसपी होंगे। तो फर्रुखाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली और सभी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका पर पुलिस की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने अब तक कस्बा और नौगांव के 410 लोगों को धारा 107 और 116 में पाबंद किया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों में धर्मेंद्र कुमार, दीपक और मोहित का नाम भी शामिल है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि धर्मेंद्र की अगस्त 2021 में मौत हो चुकी है। दीपक 15 सालों से परिवार के साथ दिल्ली में रहकर काम कर रहा है, तो वही मोहित स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी है और दूसरे जिले में तैनात है। यहाँ पे हमारे परिवार का लड़का है धर्मेंद्र, वो भी खत्म हो चुका है 1.5 साल पहले। और बाकी 2-3 लोग बाहर रहते हैं दिल्ली में 20-25 साल से। उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब रहते भी नहीं है वो लोग। उनका भी नाम है। अच्छा, उनका भी नाम है। अच्छा, इसमें मतलब बाहर कितने लोग रहते हैं गांव में? जो बाहर रहते हैं कम से कम 6-7 लोग बाहर रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं? 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, मतलब जैसे भी है। तो आप लोग कहीं जानकारी हुई आप लोगों के खिलाफ 716 कार्रवाई? मथुरा के चौकीदार जो है वो लेके आए। 107-16 में गुंडा एक्ट का मुकदमा किया है। किस वजह से कर दिया? अब पता नहीं। कमालगंज में चुनाव है नगर निकाय का और ग्राम सभा भटपुरा 4-5 किलोमीटर दूर है और फिर भी गुंडा एक्ट में नाम आ गया। मतलब कितने लोग गांव में? गांव में 90 लोग। गांव में 90 लोगों के खिलाफ है कर दिया है। हाँ। तो आपने पता नहीं किया क्यों कर दिया गया? अब उसकी जानकारी अभी करेंगे। ये तो आप ही लोगों से भी पता चला 80-90 लोग हैं लगभग। कार्रवाई की गई है जी। अच्छा, इसमें कुछ परिवार काफी समय से बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है? अब इसमें नाम जो लगभग जो है 4-5 लोग हैं ज्यादा। अच्छा, मृतक कितने लोग हैं? मृतक तो जो धर्मेंद्र नाम बता रहे हैं। तो कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि 2.5 साल पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अभियुक्त ने रेल बाजार में 24 अक्टूबर 2020 को रेलवे
स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला वाजिंदर सिंह है, जो दिल्ली वेस्ट का रहने वाला है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपित पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी रखा था। फिलहाल आपको बता 20,000 का इस पर इनाम भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति ने कुछ थ्रेटनिंग्स दी थी और उस थ्रेटनिंग के संदर्भ में विवेचना करते हुए इस व्यक्ति को लाया गया है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल थ्रेट है भी या ऐसे ही इसने सिरफिरे की तरह काम किया है। तो सारी चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम वैसी कार्रवाई करेंगे। तो फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में माघ मेला प्रयागराज 2023 के स्नान के पर्व पर बैठक की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी यातायात प्रगति यादव के कुशल पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगरवीर सिंह समेत दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यातायात व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित रूट डायवर्जन को लेकर भी चर्चा हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रक ऑपरेटर्स को डायवर्जन से जुड़े सभी रूटों और पर्व के बारे में बताया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विशेष पर्व के दिन वाहनों को प्रयागराज की तरफ न जाने देने पर सहमति भी जताई। तो पुलिस की मौजूदगी में डॉग लवर और डॉग को सोसाइटी से बाहर निकालने वालों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना नंदग्राम का है, जहां पर नंदग्राम के ये रिवर हाइट सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पूरी घटना बुधवार रात को हुई है। सोसाइटी में रहने वाले स्ट्रीट डॉग और जाल और बोरिया में भरकर सोसाइटी के बाहर कर रहे थे और इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पूनम नाम की महिला भी इस सोसाइटी में ही रहती है और खुद को पीएफए से जुड़ा बता रही है। उसने सोसाइटी के आरडब्ल्यूयूए प्रेसिडेंट सुबोध त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सोसाइटी के आरडब्ल्यूयूए प्रेसिडेंट सुबोध त्यागी ने भी पूनम पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसने पहले हाथ छोड़ा था। वहीं पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसमें डॉग्स को इलीगली रिलोकेट किया जा रहा है, उनको मारपीट के बुरे तरीके से इलीगली रिलोकेट किया जा रहा है। वहां पे जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी उस लड़के को भी मारपीट के दबा के घर में बिठा दिया। उसके बाद जब मैं वहां स्पॉट पे पहुंची और जिन वॉलंटियर्स ने मेरे को कॉल किया था मैं उनसे बात करने गई, तो मेरे साथ भी जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है सुबोध त्यागी, उसने काफी बदतमीजी की और मुझे सोसाइटी से निकाल दिया, ये कह के कि ये उसकी सोसाइटी है एंड उसके अलावा जो उसका मन करेगा वही सोसाइटी में एंटर करेगा। कल दिनांक 11 जनवरी को थाना नंदग्राम क्षेत्र स्थित रिवर हाइट सोसाइटी के एक प्रकरण सामने आया, जिसमें कि कुत्तों को लेकर दो पक्षों में हाथापाई और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त संदर्भ में दोनों पक्षों की अपनी एक लिखित शिकायत थाना नंदग्राम में दी है। वो आई और वो उन्होंने एक मेनका गांधी जी बताती है एनजीओ से, वो मैडम आई और टावर 15 की पार्किंग में आकर खड़ी होगी। उन्होंने काफी बदतमीजी की, हमारी महिलाओं ने वो बाहर भेज दी कि आप बाहर जाइए और हमारे बच्चों को, तो उन्होंने धमकी देते गए कि हम पुलिस को लेकर आएंगे। 2-2:30 बजे करीब पुलिस को लेके आई। 16 नंबर पर कॉल हुई, सारी सोसाइटी में घूमा गया, सब में देखा गया, कोई ऐसी गाड़ी या कुछ नहीं मिला। सोसाइटी की महिलाओं ने जो एक आध डॉगी पकड़ के जो भी बाहर भिजवाया अपने सुरक्षाकर्मी से, वो भिजवाया जो कुत्ते को काट रहा था। उसके बाद जो डॉगी हाथ नहीं है, क्योंकि साधारण डॉगी तो है नहीं जो हाथ आ जाएंगे ना, साधारण लोग ये एक्सपर्ट जो बेचारे पकड़ लेंगे, ये तो काट खाएंगे और ज्यादा। एक डॉगी पकड़ने में भी 3 आदमियों को काट खाया। तो वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी। युग में प्रवेश करने का दिन है
और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्यभार आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पर्यटन की शुरुआत है। पिछले 3 दिनों से एमबी गंगा विलास से आए हुए यात्रियों ने काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। एक एक बात को लेकर के बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जानने की उत्सुकता थी और काशी विश्वनाथ धाम का। तो यूपी की खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।